अस्सलाम स्टूडेंट्स जी, हम कल के लेक्चर में पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की बात कर रहे थे। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को जनरली हमने उसके जनरल रूल्स को, जनरल आइडिया को हमने जाना कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है और ये कैसे काम करता है। उस पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर किस तरह से पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़ को इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाता है, सीक्रेसी के लिए कब कौन सी की यूज़ की जाती है इंक्रिप्शन में, और ऑथेंटिकेशन के लिए कौन सी की इंक्रिप्शन में और डिक्रिप्शन में यूज़ की जाती है। हम उसको देखते हैं, हमने उसको देखा कल के लेक्चर में। आज हम उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की प्रैक्टिकल एग्जांपल में हमने कहा था कि वैसे तो उसके बहुत से एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा एल्गोरिदम जो कि बेसिकली हमारे पास ऑलमोस्ट सारे के सारे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की सारी एप्लीकेशंस को मीट करता है, वो RSA और इलेक्ट्रिक कर्व है, जिसमें से वेल नॉन RSA है। तो आज हम RSA की बात करते हैं। RSA एल्गोरिदम क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से वो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट बनाता है और किस तरह से वो काम करता है। बेसिकली RSA 3 साइंटिस्ट थे रिविस्ट, शेमर और एडलमैन, जिनने MIT एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर काम करते हुए 1977 में RSA एल्गोरिदम बनाया था। ये बेस्ट नोन एंड वाइडली यूज्ड पब्लिक की स्कीम है जो आज तक अभी तक यूज़ हो रही है। एक्सपोनेंटेशन पे ये डिपेंड करती है, यानी इसके अंदर एक्सपोनेंटेशन का रूल या एक्चुअली प्राइम नंबर के अंदर जो एक्सपोनेंशियल का जो रूल्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, उनको यहाँ पे फॉलो किया जाता है। और RSA के अंदर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट को इंटीजर्स की फॉर्म में लिया जाता है और इंटीजर्स को ही इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट किया जाता है RSA एल्गोरिथम के थ्रू। लेट्स से ये हमारे पास एक्सपोनेंट्स बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सपोनेंट्स लेता है और उनको ये उनके ऊपर ये काम करते हुए प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट बनाता है। बहरहाल लार्ज एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कैसे किया जाता है इसके अंदर, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। यूज़ लार्ज इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल 1024 बिट्स तक का लार्ज इंटीजर इसमें लिया जा सकता है, यानी ये बड़े से बड़ा जो नंबर ले सकता है। एक इंटीजर वो 1024 बिट्स का एक इंटीजर ले सकता है और एक मैसेज के अंदर मल्टीपल इंटीजर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसकी सिक्योरिटी बेसिकली इसकी फैक्टरिंग की वजह से ही, इसके अंदर जो फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वही इसकी सिक्योरिटी की वजह बनता है। किस तरह से, जब हम इस फैक्टराइजेशन को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे इस पर बात करेंगे, जैसे कि हमने कहा कि इसकी फैक्टराइजेशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O log of n पावर 3 है, मीन्स ये इनफ लार्ज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इस फैक्टरिंग की रीज़न की वजह से ही हमारे पास RSA एक सिक्योर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का मेथड हमें प्रोवाइड करता है। बहरहाल जी, RSA का कैसे काम करता है। RSA इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए जो रूल, जो फॉर्मूला यूज़ करता है वो कुछ इस तरह से है। अगर सेंडर के पास कोई भी एक मैसेज M है जिसे उसने सेंड करना है रिसीवर को, तो मैसेज M को सेंडर रिसीवर की पब्लिक की से इंक्रिप्ट करेगा। रिसीवर की पब्लिक की का पेयर क्या है, PU = E एंड N। ठीक है, E जो है उसकी पब्लिक की है, N इनपुट का साइज़ है। बहरहाल जी, आपके पास सेंडर के पास कोई भी एक M मैसेज है, N आपके पास साइज़ ऑफ इनपुट है, E पब्लिक की है, तो वो सेंडर रिसीवर की पब्लिक की मैसेज से इंक्रिप्ट करेगा। अगर इंक्रिप्शन में पब्लिक की यूज़ हो रही है, इट मीन्स यहाँ पे सीक्रेसी की बात हो रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हो रही है, अथेंटिकेशन की नहीं। अगर अथेंटिकेशन होती तो सेंडर अपनी प्राइवेट की से मैसेज को इंक्रिप्ट करके भेजता है, लेकिन चूँकि सेंडर रिसीवर की पब्लिक की से इंक्रिप्ट करके मैसेज को भेजेगा, इंक्रिप्शन करेगा, दैट इज़ वाई हमारे पास सीक्रेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी है। बहरहाल जी, हमारे पास सेंडर जो है वो पब्लिक की पेयर को यूज़ करते हुए रिसीवर के मैसेज को इंक्रिप्ट करता है। देखें जी, मैसेज को इंक्रिप्ट किया यूजिंग दी पब्लिक की ऑफ द रिसीवर, और देन उसका मैसेज कर लिया मॉड n के साथ, और रिजल्टेंट साइफर टेक्स्ट आया, और साइफर टेक्स्ट को सेंडर सेंड कर देता है रिसीवर को। रिसीवर क्या है, रिसीवर है ऑनर ऑफ द मैसेज। रिसीवर एज अ ऑनर ऑफ द मैसेज अब इस मैसेज को ओपन करता है यूजिंग इट्स ऑन प्राइवेट की। ऑनर की रिसीवर की प्राइवेट की है, डिक्रिप्शन की D प्राइवेट की, एंड अगेन N भी उसके पास की पेयर के अंदर एग्जिस्ट करता है। वो मैसेज के जो साइफर है, साइफर के ऊपर D अप्लाई करता है, उसका मॉड लेता है N के साथ, और उसे मैसेज गेट हो जाता है। यहाँ पे M, C, E, N ये सारे के सारे इंटीजर वैल्यूज़ हैं। ठीक है, M वो इंटीजर वैल्यू है, वो मैसेज है इंटीजर की फॉर्म में जिसे सेंडर ने रिसीवर को भेजना है। N क्या है जी, N आपके पास साइज़ ऑफ इनपुट है। C आपके पास जो साइफर बनता है वो है जब आप मैसेज को गुजारते हैं इंक्रिप्शन से।
एंड देन अगेन यहाँ से जो डिक्रिप्शन में एम बनता है वो आपके पास ओरिजिनल मैसेज है। नोट दैट मैसेज एम मस्ट बी स्मॉलर देन मॉडुलस एन, ये भी हमने याद रखना है कि एम को चूज़ करते हुए ये याद रखना है कि एम का साइज़ मॉड ऑफ एन से छोटा होना चाहिए। आर एस ए की सेटअप की अगर हम बात करें तो आर एस ए जो है ईच यूज़र जनरेट्स अ पब्लिक प्राइवेट की पेयर। अच्छा, अब आर एस ए एक्चुअली क्या करता है, आर एस ए का स्टेप्स ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन क्या है। इसके अंदर सबसे पहले तो हर यूज़र अपना अपना पब्लिक प्राइवेट की का पेयर बना लेता है। ठीक है, किस तरह से हर यूज़र दो लार्ज प्राइम इंटीजर्स दो लार्ज प्राइम्स को सेलेक्ट करता है रैंडमली, कोई भी रैंडमली लार्ज प्राइम्स लेता है पी और क्यू, इस तरह से कि पी और क्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एन बने। फिर कैलकुलेट किया जाता है फाई ऑफ एन या फिर टोशेंट ऑफ एन। अगर आपको याद हो आयलर थ्योरम, तो आयलर थ्योरम में टोशेंट ऑफ एन को हमने कैलकुलेट किया था। टोशेंट ऑफ एन क्या होता है, ऑल द डिवाइसेस ऑफ अ नंबर। अगर यहाँ पे एन हम बात करें, एन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड क्यू, एंड पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम्स, एंड प्राइम का टोशेंट हमारे पास हमेशा क्या होता है, प्राइम माइनस वन। सो आपके पास अगर पी भी प्राइम है, क्यू भी प्राइम है, तो अगर हम पी माइनस वन और क्यू माइनस वन ले और उसको मल्टीप्लाई करें तो चूँकि एन इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, सो टोशेंट ऑफ एन इज इक्वल टू पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन। तो इस तरह से टोशेंट ऑफ एन कैलकुलेट करना है। यानी आर एस ए का अब हम देख रहे हैं कि उसने काम कैसे करना है। हम इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर रहे हैं, हम होमवर्क कर रहे हैं कि आर एस एल्गोरिथम इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन किस तरह से करनी है। आर एस ए सबसे पहले पी और क्यू चूज़ करेगा, पी और क्यू की बेस पे एन बनाएगा, एन से फिर टोशेंट ऑफ एन कैलकुलेट करेगा, एंड देन उसके बाद रैंडमली एक इंक्रिप्शन की सेंडर अपनी कोई भी जो दोनों पार्टीज़ में से कोई भी जो सेंडर या रिसीवर है वो रैंडमली एक इंक्रिप्शन की ई इस तरह की चूज़ करेगा कि ई शुड बी ग्रेटर देन वन बट लेस देन टोशेंट ऑफ एन। यानी ई जो है टोशेंट ऑफ एन और वन के दरमियान में हो, ना वन से छोटा और ना ही टोशेंट ऑफ एन से बड़ा हो। और ई के ऊपर एक और करेक्टरिस्टिक पूरा होना चाहिए कि ई और टोशेंट ऑफ एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ई एंड टोशेंट ऑफ एन मस्ट बी रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। अगर दो नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तभी वन आता है ना जब वो एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम होते हैं। तो अगर ई और टोशेंट ऑफ एन का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं, सिर्फ और सिर्फ वन है, तो तभी हमारे पास ई करेक्ट होगा। हमने ई चूज़ रैंडमली करना है, पी और क्यू भी रैंडमली चूज़ करना है, उसके बाद ई भी रैंडमली चूज़ करना है, लेकिन ई ऐसा चूज़ करना है जो कि इस फॉर्मूला पे पूरा उतरे यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ई एंड टोशेंट ऑफ एन शुड बी इक्वल टू वन, मीन्स दे मस्ट बी रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। देन ई की मदद से डी कैलकुलेट किया जाएगा। डी किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा कि अगर ई और डी को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आपके पास वन मॉड टोशेंट ऑफ एन आना चाहिए, यानी कि ई एंड डी मस्ट बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसीलिए तो हमने कहा ना कि इस अगर फॉर्मूला को आप एक्सपैंड करते हैं जैसे कि हमने पढ़ा था, ई इस फॉर्मूला को एक्सपेंशन ये बनती है ई मोड टोशेंट ऑफ एन इज इक्वल टू वन एंड डी मोड टोशेंट ऑफ एन इज इक्वल टू वन। यानी अगर ई का मोड लें आप टोशेंट ऑफ एन से तब भी वन है और डी का मोड लें टोशेंट ऑफ एन से तब भी वन है, तो इसका मतलब है ई एंड डी बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एंड डी आपके पास हमेशा जीरो से बड़ा या उसके इक्वल और एन से छोटा या फिर उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले रैंडमली पी और क्यू चूज़ किया, फिर रैंडमली ई चूज़ किया इस तरह से कि ई और टोशेंट ऑफ एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है, यानी दोनों रिलेटिवली प्राइम हो, और फिर डी ई की मदद से बनाया इस तरह से कि डी और ई को मल्टीप्लाई करके मॉड टोशेंट ऑफ एन लें तो आंसर आपके पास वन आए, या फिर डी को अलहदा और ई को अलहदा मॉड लें टोशेंट ऑफ एन के साथ, तो आंसर दोनों सूरतों में वन आना चाहिए। बहरहाल जी, इस सारे होमवर्क के बाद यानी ये सारा जो हमने यहाँ तक कैलकुलेशन की होमवर्क की, उसके बाद अब जो है एक कोई भी कम्युनिकेटर सेंडर या रिसीवर है, यूज़र जो है नेटवर्क पे, उसके पास एक पब्लिक इंक्रिप्शन की का पेयर आ गया और एक प्राइवेट की इंक्रिप्शन की का पेयर आ गया। पब्लिक की का इंक्रिप्शन का पेयर उसके पास आ गया पी और एन, और प्राइवेट की का पेयर आ गया डी और एन, जिसमें से वो पब्लिक इंक्रिप्शन की के पेयर को पब्लिश कर देगा और प्राइवेट डिक्रिप्शन की जो है उसको वो सीक्रेट रखेगा। ठीक है, अब उसके पास पब्लिक एंड प्राइवेट की बन गई है। पब्लिक की को उसने इंक्रिप्शन के लिए यूज़ करवाना है और प्राइवेट की को उसने डिक्रिप्शन के लिए यूज़ करवाना है हर यूज़र ने, तो वो पब्लिक की को पब्लिश कर देगा और जबकि प्राइवेट की को अपने पास सीक्रेट रखेगा। जी, वाई आर एस ए वर्क्स या हाउ आर एस ए वर्क्स अगर हम कहें तो आयलर्स थ्योरम की वजह से, आयलर्स थ्योरम की बेस पे ही आर एस ए काम करता है। किस तरह से कि उसी के हम आयलर्स थ्योरम के अंदर से ही टोशेंट ऑफ एन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के रूल्स को यूज़ करते हुए अपने मैसेज को इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करते हैं। बहरहाल जी, हम आर एस ए की तरह स्टेप्स को एक आर एस ए की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं
और हम उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। ये हमने जनरली देखा कि RSA के क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे कैसे उसने काम करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक प्रॉपर की सेटअप का एक जो है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर हम कोई भी दो प्राइम्स रैंडमली चूज़ करते हैं जो कि रिलेटिवली लार्ज हो। 17 एंड 11 दो प्राइम्स चूज़ किए। अब इस प्राइम्स की बेस पे P और Q की बेस पे कैलकुलेट किया जाता है n किस तरह से कि n इज इक्वल टू P इंटू Q। आपके पास 187n आ गया। आप दो प्राइम्स लार्ज प्राइम्स यूज़ किए रैंडमली, दैन उससे n कैलकुलेट किया। n कैलकुलेट करने के बाद थर्ड स्टेप पे कोएफिशिएंट ऑफ n कैलकुलेट किया जो कि P-1 इंटू Q-1 है, क्योंकि P और Q दोनों प्राइम्स हैं और उनका प्राइम्स का कोएफिशिएंट ऑफ n हमेशा उससे कम होता है। सो P-1 एंड Q-1 हमने कैलकुलेट करके देख लिया। देन हमने E इस तरह से चूज़ करना है कि E और कोएफिशिएंट ऑफ n जो कि 160 है उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 आए। तो अब हम E हमने यहाँ पे चूज़ किया 7Q। लेकिन जी अगर आप यहाँ पे हम लेते हैं E1 लेते हैं तो 1 और 160 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आपके पास 1 ही आता है। 1 और 160 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 आता है, लेकिन 1 E के लिए बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। अगर हम 1 को एज आ E चूज़ करेंगे तो उसको इंट्रूडर के लिए जज करना बहुत आसान होगा, ठीक है जी। फिर हम 2 चूज़ करके देखते हैं। 2 नहीं, 2 तो 160 के साथ डिवाइड हो सकता है। 3 भी 160 को डिवाइड करता है, 4 भी करता है, 5 भी करता है, 6 भी करता है, 7 नहीं करता, ठीक है। यानी 2 से लेके हम 6 तक चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 2 से लेके 6 तक जो हैं वो सारे के सारे नंबर्स 160 को डिवाइड करते हैं। 1 और 7 अभी तक हमें ऐसे नंबर्स मिले हैं जो 160 को डिवाइड नहीं करते, यानी इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र हमारे पास 1 ही आता है। दैट इज़ वाई हम 1 को तो चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। दैट इज़ वाई हम 7 एज आ ई चूज़ कर लिया। हमने 7 को चूज़ कर लिया। 7 और 160 का आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 आएगा। सो ई हमारे पास डिसाइड हो गया। अब ई की बेस पे डी कैलकुलेट करना है। डी इस तरह से कैलकुलेट करना है कि डी और ई को मल्टीप्लाई करें तो 1 मॉड 160 आना चाहिए, यानी कहने का, और डी इसमें से 160 से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि डी ऐसी वैल्यू हो कि जब आप उसको ई से मल्टीप्लाई करके मॉड लें 160 के साथ तो आंसर आया आपके पास 1। अब अगर आप 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 7 आएगा। 7 मॉड 160 आपके पास 1 नहीं आएगा। इस तरह आप 7 को अगर आप ये देखें ना, ये आपके पास E7 है, ठीक है। इस 7 को अब आपने मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए आपने डी ढूंढना है। इस तरह से कि 7 के साथ आप ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करें कि जब उसका मॉड लें आप 160 के साथ, यानी जब आपका डी ऐसा होना चाहिए कि डी इंटू ई का अगर आप मॉड लें 160 के साथ तो आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 1 आना चाहिए। आपको रिमाइंडर 1 लेकर आना है, ऐसी वैल्यू डी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। अगर आप 7 के साथ 1 मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आपके पास 7 आएगा। 2 मल्टीप्लाई करके देखते हैं 14 आएगा। 14, 15, 16, इवन 160 से नीचे नीचे जितनी भी वैल्यूज़ आप करेंगे उन सब से आपके पास आंसर 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब 160 से ऊपर जाना है। 160 से ऊपर जाने के लिए हम 7 को जब 23 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 से मल्टीप्लाई करने के बाद 160 आ जाता है। 160 यानी 22 तक जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ार 14 एंड 1 कैरी जाएगा। 7 2 ज़ार 14 एंड 51 54 आएगा। वो 160 से छोटा होगा। अगेन आपके पास रिमाइंडर में 1 नहीं आएगा, वही वैल्यू आ जाएगी। दैट इज़ वाई हमने 23 से 7 को जब मल्टीप्लाई किया 161 आया। ये भी इसी तरह 1 बाय 1 ही ट्राई किया जाएगा जिस तरह मैंने 1 से लेके ये 7 तक ट्राई किया है। 1 से 7 तक मैंने जैसे वैल्यूज़ ट्राई की हैं, इसी तरह आपके पास जो आपके पास ई है उसके लिए भी आप डी के साथ डी को कैलकुलेट करने के लिए ई के साथ बारी बारी आप सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। बहरहाल जी आप बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे। 23 इंटू 7 161 आया, उसका मॉडल है 160 के साथ रिमाइंडर बचता है आपके पास 1। सो आपके पास डी के लिए ई के लिए मैचिंग डी जो है वो 23 है। अब हमारे पास पब्लिक की बन गई और प्राइवेट की का पेयर भी बन गया। पब्लिक की का पेयर बना 7 एंड 187, क्योंकि आपके पास 7 एंड 187 ही था। आपके पास क्या था, 7 आपके पास पब्लिक की है और 187 अन है। इस तरह प्राइवेट की का पेयर बन गया 23 एंड 187। अब ये डिसाइड हो गया तो अब हम रेडी हैं इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए। हमने अपना होमवर्क कर लिया। नाउ वी आर रेडी टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट अ मैसेज। ये हम सबसे पहले इंक्रिप्शन करते हैं। इंक्रिप्शन के लिए मैसेज जो हमारे पास है वो है जी M इंटीजर 88, ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए। अभी हम इससे पहले तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी से पहले जो प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी स्पेक्ट्रिक की क्रिप्टोग्राफी देखी तो उसमें हमने जो ट्रेडिशनल साइफर्स देखे थे उसमें भी हम इंटीजर्स पे, इतने स्मॉल इंटीजर्स पे हमने मतलब बात की भी थी। तो हमने उसमें मतलब डिफरेंट तरह के देखे थे हमने।
वर्ड्स को, अल्फ़ाबेट्स को ट्रांसपोज़ भी किया था, सब्स्टिट्यूट भी किया था बहरहाल। और जब हम आए थे मॉडर्न साइफ़र्स के अंदर सिमेट्री की है, तो वहाँ पे हमने बिट पे आके, बिट लेवल पे आके एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की थी। लेकिन यहाँ पे हम दोबारा इंटीजर्स पे आ गए हैं, और क्या हमारे पास मैसेज में सिर्फ़ और सिर्फ 88 होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि मैसेज के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें इंटीजर्स में कन्वर्ट किया जाएगा, और वन बाय वन इंटीजर को RSA एल्गोरिथम के थ्रू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट किया जाएगा। अब आप सोचें, आपके पास एक 1024 बिट का मिनिमम एम का साइज़, आपके पास मैक्सिमम 1024 बिट का एक एम बनता है। तो आपके पास जितना बड़ा मर्ज़ी मैसेज हो, उसके अंदर आप मल्टीपल उसमें से एम यानी इंटीजर्स निकाल के उनको बारी बारी इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करेंगे। अभी एक इंटीजर हमने लिया, उसकी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन देखिएगा कितनी बड़ी है। तो फिर अगर हम सारे मैसेज को लेंगे और उसके सारे इंटीजर्स को लेंगे, तो उसके अंदर अच्छा खासा हमारे पास टाइम लगेगा। सो एम हम अगर हमारे पास 88 है, तो 88 को हम इंक्रिप्शन के फार्मूला में रखते हैं। इंक्रिप्शन का फार्मूला क्या कहता है, हमने मैसेज की पावर लेनी है ई, यानी मैसेज को इंक्रिप्ट करना है इंक्रिप्शन की के साथ, और मोड लेना है 187 के साथ। और डिक्रिप्शन कैसे होगी, जो इंक्रिप्ट करके मैसेज 88 इंक्रिप्ट होकर आपके पास 11 बना है, 11 रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर अपनी प्राइवेट की यानी D23 उसके ऊपर अप्लाई करेगा, दोबारा डिक्रिप्शन करेगा, मॉड लेगा 187 के साथ, और रिमाइंडर उसके पास 88 है, रिमेनिंग उसके पास आंसर जो आएगा वो 88 आएगा। ये है आपके पास इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का तरीका। अब सारे का सारा काम क्या है, ये वाली कैलकुलेशन 88 पावर 7 मॉड 187 एंड 11 पावर 23 मॉड 187, ठीक है। अब इस सारी कैलकुलेशन को करना आपके पास, अगर आप देखें तो इसके अंदर फोकस करें, आप नोटिस करें, तो आपके पास सारा का सारा यहाँ पे काम है एक्सपोनेंट्स का। 88 पावर 7 का मॉड अगर आप 187 के साथ डायरेक्टली लेते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? जैसे कि हमने पहले नंबर थ्योरी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए हमने इस एक्सपोनेंट को भी एक्सप्लोर किया था कि अगर आप इतनी बड़ी पावर के एक्सपोनेंट को डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें, तो आपके पास पॉसिबल नहीं होता। तो हम इस एक्सपोनेंट की पावर्स को डिवाइड कर देते हैं इसके फैक्टर्स के अंदर, ठीक है, जिससे हमारे पास काम आसान हो जाता है। जैसे 88 पावर 7 कैलकुलेट करना है, तो 88 पावर 7 कैलकुलेट करने के लिए क्यों ना हम 88 पावर 7 को डिवाइड कर लें 88 पावर 4 इंटू 88 पावर 2, 4 प्लस 2 6 हो गया, इंटू 88 पावर 1, ठीक है। तो ये आपके पास 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 प्लस 1 आपके पास पावर क्या बन गई, फिर भी 7 बन गई। तो बजाय इसके कि हम बड़ी पावर को सॉल्व करें, हम पहले 88 पावर 1 कैलकुलेट करेंगे, उसके आंसर का स्क्वायर लेंगे, तो 88 पावर 2 का आंसर आ जाएगा। 88 पावर 2 के आंसर का स्क्वायर लेंगे, तो 88 पावर 4 का आंसर आ जाएगा, क्योंकि 88 पावर 4 क्या है, 88 पावर 2 की पावर 2 है। इसी तरह 11 पावर 23 की बात करें, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम इसको 11 पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 11 पावर 8 multiplied by 11 power 4 multiplied by 11 power 2 जी 8 8 16 16 प्लस 4 20 20 21 22 एंड 11 पावर 1। अगर आप इसको करते हैं तो आपके पास 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 7 7 प्लस 16 आपके पास बनता है जी 23। तो आप इस तरीके से भी आपके पास 11 पावर 8 से कर सकते हैं। आप सबसे पहले 11 पावर 1 का आंसर निकालें, 11 पावर 1 मोड 187 जो आंसर आए उसको उसका स्क्वायर लें, तो आपके पास 11 पावर 2 का आंसर आ जाएगा। जो 11 पावर 2 का आंसर आएगा उसका स्क्वायर लें, 11 पावर 4 का आंसर आ जाएगा। 11 पावर 4 का स्क्वायर का स्क्वायर लें, तो आपके पास 11 पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। और 11 पावर 8 के अंदर आप आंसर यहाँ पे सबके आंसर बारी बारी पुट करके उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिमेनिंग आंसर आता है उसको जब 187 के साथ मॉड लेंगे, तो आपके पास रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा, रिमेनिंग आंसर आ जाएगा। तो बजाय इसकी कि आप 11 पावर 23 इतनी बड़ी वाली कैलकुलेट करें, जो कि आपके पास कितनी ही बड़ी इंटीजर्स के साथ आएगी, उसका आप मॉड 187 के साथ लें। उससे बजाय अगर आप उसको उसकी पावर को डिवाइड कर लें, तो आपके पास काम को करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। दैट इज़ वाई हम एक्सपोनेंट्स को डायरेक्टली नहीं, बल्कि हम उसको पावर्स को तोड़ तोड़ के इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल जी, आपने क्या करना है, आपने इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करके देखना है, यानी आपने इसी तरह 88 पावर 4 2 एंड 1 कैलकुलेट करके उसका अलग अलग मॉड लेके देन उसको कलेक्ट करके उसका मॉड 187 के साथ लेना है, और रिमेनिंग आपने आंसर 11 कैलकुलेट करके दिखाना है। और इसी तरह आपने 11 पावर 23 का मॉड 187 के साथ इसी तरह पावर्स को डिवाइड करके 11 पावर 8 8
4 2 एंड 1 में डिवाइड करके तो बारी बारी इनको कंसेक्टिवली 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कैलकुलेट करके वैल्यूज़ का आंसर यहाँ पे लिखना है और फिर उसका मॉड लेना 187 के साथ और रिमेनिंग आपने 88 निकालना है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने पावर्स को डिवाइड किया 11 पावर 8, तो इसमें से हर एक इस तरह से कैलकुलेट होगा। 11 पावर मॉड 11 पावर 8 मॉड 187, 11 पावर 8 मॉड 187, 11 पावर 4 मॉड 187, 11 पावर 2 मॉड 187, 11 पावर 1 मॉड 87। फिर जब इन सब का आंसर आएगा उनको इकट्ठा रख के उन सबको मल्टीप्लाई करके फिर जो आंसर आएगा उसको दोबारा मॉड लेना 187 के साथ, तो आपके पास आंसर 88 आना चाहिए। आप इसको सॉल्व करने के लिए हेल्प लें जी आपकी बुक के चैप्टर से, और वहाँ पे आप देखें कैसे कैलकुलेशन हुई है। आपने ये कैलकुलेशन करके कल तक मुझे सबमिट भी करवानी है। कल सुबह जो है आपने 10 बजे तक अपनी असाइनमेंट इसकी कैलकुलेशन जो है मुझे दिखानी है आपने कहाँ पर ये कैलकुलेशन की है। ठीक है, फर्दर हम आरएसए के अंदर एक्सपोनेंट्स का क्या रोल है और इसका एनालिसिस आरएसए कितना स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, उस पर हम कल बात करेंगे।